वेलकम बैक लॉन्डो। कैसे हो? अगर पिछली वीडियो जो 50 मिनट की थी नहीं देखी तो जाकर देख लो, बहुत क्रेजी है। और अब जिसकी ये वीडियो जल्दी देखनी है वो मेंबरशिप लेकर देख सकता है। और हाई पॉइंट मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। और सास्के ने हाथों से सील बनाकर अनंत त्सुकियोमी को खत्म किया। जंग के बाद के इस मौके को नारुतो ने चुना ताकि पूरी दुनिया को आने वाले खतरे के बारे में सच बताया जा सके। वो ऊंचाई पर खड़ा होकर जोर से बोला, एक ऐसी जाति ओत्सुत्सुकी क्लैन जैसा कि तुम सबने देखा वाकई अस्तित्व में है। उनमें से हर एक में दुनिया को तबाह करने की ताकत है। भविष्य में हमारी निंजा दुनिया उनके हाथों ही नष्ट हो जाती है और मैं जो किसी तरह उस भविष्य में जिंदा बच गया, इस दौर में इसलिए लौटा हूँ ताकि वो त्रासदी दोबारा ना हो। नीचे खड़े तमाम निंजा ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। अगर ये बात पहले कही जाती तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन कागुया और इंद्रा की लड़ाई देखने के बाद और नारुतो की अपार शक्ति व दूरदृष्टि को जानकर अब किसी को शक नहीं रहा। हर गांव के निंजा अपने अपने ख्यालों में डूब गए, क्योंकि इस जंग ने उनकी सालों पुरानी निंजा की सोच को हिलाकर रख दिया था। ऐसे दुश्मनों के सामने जिनकी एक चाल से आसमान और जमीन का रंग बदल जाए, उनकी कोशिशें भी बेकार लग रही थीं। निंजा सैनिकों का गिरा हुआ मनोबल देखकर सास्के ने नारुतो से पूछा, अब क्या करना चाहिए? कुछ पल चुप रहकर नारुतो ने एक कुनाई निकाली और बिना हिचक अपने हाथ में चुभो दी। सभी निंजा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे। फिर उसने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, अगर ये कुनाई मेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे दिल या दिमाग में लगी होती तो शायद मैं पल भर में मर जाता। यही एक जीवित प्राणी की कमजोरी है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसके भीतर कोई न कोई कमजोर बिंदु जरूर होता है और उसे ढूंढकर हराया जा सकता है। हम सबकी तरह हर किसी के पास अपना अपना मैदान है जहां वो लड़ सकता है और अपनी भूमिका निभा सकता है। सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए नारुतो ने आगे कहा, ये दुनिया सिर्फ मेरी या यहाँ मौजूद हम सबकी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो इस धरती पर बंधनों और रिश्तों के साथ जीता है। जब आसन्न विनाश से कोई नहीं बच सकता तो डरकर मरने से बेहतर है पूरी ताकत से लड़कर उसे रोकना। जब इंसान किसी चीज को सच में बचाना चाहता है तो उसकी अंदरूनी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। और ये जंग जीतने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि पूरी निंजा दुनिया की एकता और सहयोग जरूरी है। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। उसी उत्साह में नारुतो ने हाथ अपने सीने पर रखा और भावुक होकर बोला, मैं हूँ उजुमाकी नारुतो, जिसने समय की सीमाओं को तोड़कर ये लड़ाई लड़ी है और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी राख भी इस धरती की मिट्टी में ना मिल जाए। जैसे ही उसने ये कहा, वो पहले उदास और हताश निंजा फिर से जोश से भर उठे। ये देखकर मादारा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, बुरा नहीं कहा इस बच्चे ने। यही तो असली निंजा दुनिया के लीडर की सोच और शब्द होते हैं, न कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ झुककर टेल बीस्ट्स की भीख मांगते हैं। बाकी की प्लानिंग वहीं से शुरू हुई जहां नारुतो ने अकेले खड़े होकर पूरी निंजा दुनिया के दिलों में उम्मीद की आग भड़का दी थी। नारुतो ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उसने पहले सभी निंजा को अपने अपने गांव लौटकर पुनर्गठन करने का आदेश दिया। इसके बाद वह सास्के, काकाशी, मादारा और पुराने होकागे तथा अकात्सुकी के कुछ बचे सदस्यों को लेकर कोनोहा की ओर वापस लौटा। साथ ही उसने हाशिरामा से कहा कि गांव के बाहर एक विशाल महल बनाया जाए जो आने वाले समय में राख के योद्धाओं एशन वॉरियर्स का ठिकाना होगा और जहां से वे आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। सब कुछ तय करने के बाद नारुतो बिना समय गंवाए सीधे ओरोचिमारू की लैब में पहुंचा। वहां उसने इंद्रा द्वारा दिया गया रिनेगन निकाला। ओरोचिमारू ने जैसे ही वो आंख देखी, उसका सांप वाला स्वभाव बाहर झलक गया। वो तुरंत सर्जरी की तैयारी में जुट गया। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए उसने पहले नारुतो के शरीर में हाल ही में तैयार किए गए हाशिरामा कोशिकाओं को प्रत्यारोपित किया। क्योंकि नारुतो अशुरा का पुनर्जन्म था, इसलिए उसके शरीर ने उन कोशिकाओं को आसानी से स्वीकार कर लिया। वो महसूस कर सकता था कि उसके अंदर का चक्रा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब बारी थी रिनेगन ट्रांसप्लांट की। सर्जरी के दौरान ओरोचिमारू कई बार हैरानी में बुदबुदाया, यकीन नहीं होता ये आंखें नारुतो कुन के जीन से इतनी पूरी तरह मेल खा रही हैं, जैसे ये रिनेगन उसी की खुद की जागी हुई शक्ति हो। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन पूरा हो गया। जब नारुतो ने अपनी आंखें खोली, उसकी दोनों आंखें गहरे काले रंग की रिनेगन में बदल चुकी थीं। उसके बाएं हाथ की हथेली पर एक काले अर्धचंद्र का निशान उभर आया। तुरंत महसूस हुई इस अपार शक्ति ने उसे भीतर तक झकोर दिया। वो बुदबुदाया, सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ताकत हासिल कर पाऊंगा। इन नई क्षमताओं का असली रूप आने वाले समय में नारुतो धीरे धीरे उजागर करेगा। उधर धरती के किसी कोने में एक अज्ञात ओत्सुत्सुकी अब भी जीवित था, वही जिसने पिछले जन्म में नारुतो और सास्के दोनों को लगभग मौत के कगार तक पहुंचा दिया था। वो था ओत्सुत्सुकी इशिकी का पहला अवतार। अब नारुतो का अगला लक्ष्य साफ था, उसे ढूंढकर खत्म करना, क्योंकि वही था जिसने कभी कुरामा की जान ली थी। और नारुतो अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। अब वक्त आ चुका था। नारुतो आखिरकार ओत्सुत्सुकी इशिकी से अपना बदला लेने वाला था। इस बार उसने सबको बुलाया कागुया के पुराने महल में, जहां वो पहले से ही ओत्सुत्सुकी संगठन को खत्म करने की योजना बना चुका था। इस मीटिंग में शामिल थे सास्के, ओबिटो, इटाची, मादारा, चारों होकागे, साथ ही अकात्सुकी के बचे हुए सदस्य जिराया और ओरोचिमारू सभी एक बड़े गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। नारुतो ने दोनों हाथों से सील बनाकर
बाहर एक शक्तिशाली सील्ड बैरियर खड़ा कर दिया ताकि कोई बाहरी ताकत अंदर झांक ना सके। थोड़ी देर बाद मादारा अधीर होकर बोला, अब बस भी करो नारुतो, सीधे मुद्दे पर आओ। इतनी तैयारी किस लिए? नारुतो ने हल्का सिर खुजलाते हुए कहा, मामला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस बार हमारे दुश्मनों में से एक ऐसा शख्स है जिसके पास दूरदृष्टि की शक्ति यानी शारिंगन नहीं बल्कि असली सेंसर विजन है। वो हर जगह झांक सकता है, इसलिए मुझे पूरी सावधानी रखनी पड़ रही है। इतना कहकर उसने फिर से हाथ जोड़े और 6 पाथ्स होलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्टिवेट किया। हॉल के बीचों बीच एक धुंधला प्रकाश फैला जो धीरे धीरे कई जीवंत आकृतियों में बदल गया। सबसे पहले दिखा एक शांत चेहरे वाला लंबी छोटी रखे हुए आदमी, फिर एक चश्माधारी बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं। इसके बाद सुनहरे बालों वाली मोहक और आत्मविश्वासी महिला, फिर नीले बालों वाली उदास लेकिन बेहद आकर्षक युवती, एक लाल कपड़ों में लिपटा हुआ बच्चा जिसकी आंखों में जन्मजात अंधकार झलक रहा था, और अंत में कवाकी, बाकी कारा संगठन के सदस्य। उन्हें देखकर मादारा ने भौहें सिकोड़ी। ये सब आखिर हैं कौन? इनकी वेशभूषा तो निंजा जैसी लगती ही नहीं। हाशिरामा का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ गया कि ये लोग किसी अच्छे मकसद के नहीं हैं। नारुतो ने सबको समझाया, ये वही लोग हैं जिनसे हमें आने वाले वक्त में टकराना होगा। कारा संगठन के अंदरूनी सदस्य जो ओत्सुत्सुकी क्लैन के साथ जुड़े हुए हैं। टोबिरामा ने पूछा, अगर अंदरूनी सदस्य हैं तो बाहरी भी होंगे ना? इस पर नारुतो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन बाहरी सदस्य इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। फिर उसने उंगली से उस नीले बालों वाली युवती की होलोग्राम आकृति की ओर इशारा किया। ये है एडा, वो लड़की जिसके पास सेंसर विजन यानी दूर से सब कुछ देखने की क्षमता है। होलोग्राम इतना स्पष्ट था कि मानो वो असल में उनके सामने खड़ी हो। जिराया की आंखों में दिल का आकार बन गया। वो हल्के से मुस्कुराया, इतनी खूबसूरत लड़की इस राह पर कैसे चली गई? नारुतो मुस्कुराया, जिराया सामा, बेहतर होगा आप उससे दूर ही रहें, क्योंकि सिर्फ दूरदृष्टि ही नहीं, उसके पास एक और ताकत है, मोह का जादू। जो भी उसके सामने जाता है उसकी आंखों में देखते ही उसके वश में आ जाता है। ये सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। टोबिरामा पूछा, क्या इस शक्ति का कोई तोड़ है? नारुतो ने कहा, उससे कैसे निपटना है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसका सीधा संबंध मेरे बेटे बोरुतो और कावाकी से है। तभी इताची ने पूछा, ये सब हुआ कब था? तुम्हारा कारा संगठन से सामना किस समय हुआ था? नारुतो ने जवाब दिया, लगभग 15 साल बाद की बात है। इताची, तो फिर ये जो अभी बच्चे दिख रहे हैं, क्या इन सबको लिस्ट से हटाया जा सकता है, जैसे ये एडा भी? नारुतो ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि ये सब कृत्रिम साइबोर्ग इंसान हैं, काफी समय पहले ही बनाए जा चुके थे। हाँ, 2 को छोड़ सकते हैं, कोड और कावाकी, क्योंकि अभी उनका जन्म ही नहीं हुआ। कृत्रिम इंसान, ये सुनकर सभी निंजा दंग रह गए। सिर्फ ओरोचिमारू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। अंत में नारुतो ने मेज के बीचों बीच प्रोजेक्शन में दिखे पहले व्यक्ति अमाडो की ओर इशारा किया और बोला, यही वो इंसान है जिसने ओत्सुत्सुकी ट्रांसफर टेक्निक यानी आत्मा को नए शरीर में ट्रांसफर करने का तरीका विकसित किया था। नारुतो ने सबके सामने समझाना शुरू किया। उसने सबको बताया कि ओत्सुत्सुकी अपने पुनर्जन्म ट्रांसफर का तरीका कैसे अपनाते हैं, और सामने दिखाया गया व्यक्ति वही है जो इश्शिकी का दूसरा वेसल है, यानी वो शरीर जिसमें इश्शिकी दोबारा जन्म लेना चाहता है। इतना सुनते ही सबको बात समझ में आ गई। टोबिरामा स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, तो इस कारा संगठन का असली मकसद यही है कि वो इश्शिकी के पुनर्जन्म के लिए एक सूटेबल शरीर ढूंढ रहे हैं, और वो 2 संभावित पात्र हैं, कावाकी और कोड। लेकिन उसने आगे कहा, क्योंकि ये दोनों अभी जन्मे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी इश्शिकी को हराने का सबसे सही वक्त यही है। नारुतो ने सिर हिलाया, पर फिर उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अमाडो द्वारा बनाए गए इन कृत्रिम इंसानों में 2 पर विशेष नजर रखनी होगी, एडा और उसका भाई डेमन। खासकर वो छोटा सा लड़का, उसके पास एक भयानक शक्ति है, किल इंटेंट रिफ्लेक्शन। मतलब अगर कोई उसके बारे में मारने की सोच भी रखे तो वो सिर्फ सोच से ही उल्टा असर झेलता है, वो हमला उसी पर पलट जाता है। ये सुनकर इताची भौहें गहरी सिकुड़ गईं। तो फिर इसका तोड़ क्या है? नारुतो ने जवाब दिया, सिर्फ वही हमला असर करेगा जिसमें मारने का इरादा ना हो, यानी बिना किल इंटेंट वाली स्ट्राइक ही उस पर असर कर सकती है। हालांकि उनके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं थी, पर हर एक के अंदर अपनी अलग मंशा छिपी थी। इश्शिकी का सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक अमाडो असल में खुद उसके खिलाफ एक गुप्त योजना बना रहा था। उसने इश्शिकी से बचाव के लिए एक नया अस्त्र बनाया था। जिगेन का सबसे बड़ा दुश्मन काशिन कोजी। जिराया ने जब उसकी आकृति देखी तो उसकी निगाहें ठहर गईं। वो व्यक्ति हूबहू उसी जैसा दिखता था। ओरोचिमारू मुस्कुराया, दिलचस्प, लगता है इस काशिन कोजी में कुछ जाना पहचाना है। नारुतो ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो ओरोचिमारू। दरअसल अमाडो ने समुद्र की गहराई में जाकर जिराया का शव खोजा था और उसके डीएनए से काशिन कोजी को बनाया था। मेरे पिछले जीवन में वो बोरुतो का मार्गदर्शक था, लेकिन अब क्योंकि इस दुनिया में जिराया सामा जिंदा है, इसीलिए काशिन कोजी शायद इस टाइमलाइन में मौजूद नहीं है। इतना कहकर नारुतो ने प्रोजेक्शन से काशिन कोजी की छवि हटा दी। इसके बाद उसने विषय को समेटते हुए कहा, अब तुम सब जान चुके हो कि कारा संगठन कैसे काम करता है। हमारा मकसद साफ है, उनकी जड़ें उखाड़ फेंकना, इश्शिकी को पूरी तरह खत्म करना और उस टेंटेल्स को वापस पाना जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन सब जानते थे इतने विशाल और गुप्त संगठन को, जो दशकों से छिपकर निंजा दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, उसे खोज निकालना आसान नहीं। इताची ने कहा, जैसे हम उन पर नजर रख रहे हैं वैसे ही वो भी हम पर निगाहें गड़ाए हुए होंगे। नारुतो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हुआ
इताची की बात सच थी, क्योंकि उसने खुद युद्ध के बाद सभी के सामने ये स्वीकार किया था कि वो भविष्य से आया है। तो फिर अब तक शायद अमाडो और इशिकी को भी उसकी असली पहचान का पता चल चुका होगा, और इसका मतलब था कि उनकी अगली चाल पहले से कहीं ज्यादा छिपी और खतरनाक होगी। इस विचार से नारुतो के भीतर एक अशुभ एहसास जाग उठा। काफी चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि शुरुआत विक्टर और बोरो से की जाए। ये दोनों इमोर्टैलिटी के पीछे पागल थे और हमेशा से हाशिरामा की कोशिकाओं के पीछे पड़े। सुझाव दिया, अगर हम हाशिरामा कोशिकाएं ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए डाल दें तो शायद वो खुद जाल में फंस जाएंगे। वहीं से हमें उनके बेस का पता मिल सकता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई उसे, जो ब्लैक मार्केट की दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर था, और इसी के साथ नारुतो और कारा संगठन के बीच की नई जंग की शुरुआत हो गई। आखिरकार नारुतो ने तय कर लिया था, अब वक्त आ गया है मौजूदा निंजा सिस्टम को पूरी तरह बदलने का। इसलिए उसने काकुजू और ओरोचिमारू को शिनोबी वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट की ओर भेजा। उनका मिशन था हाशिरामा के सेल्स की नीलामी करना, ताकि इससे छुपे हुए संगठनों के सदस्यों को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही ओरोचिमारू और काकुजू निकल गए, इंटेलिजेंस डिवीजन से खबर आई, पांचों कागे नारुतो से मिलना चाहते हैं। थोड़ी तैयारी के बाद नारुतो ने उन्हें यू शैडो कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। सबके गंभीर चेहरे देखकर वो समझ गया कि मामला कितना नाजुक है। सुनादे के बगल में खड़े काकाशी के हाथ में एक लंबी लिस्ट थी। वो भारी आवाज में बोला, अब तक कोनोहा के 100 से ज्यादा निंजाओं ने अपनी ड्यूटी छोड़ने की अर्जी दी है, और इनमें कई बहुत ताकतवर निंजा भी शामिल हैं। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो कोनोहा के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। बाकी बड़े गांव भी यही समस्या झेल रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिछली जंग के बाद इतनी गहरी चोटें बच जाएंगी। असल में उस जंग ने निंजा वर्ल्ड की नींव हिला दी थी। जिस सिस्टम पर निंजाओं ने सालों से भरोसा किया था, वो अब ढह चुका था। जब वोशिन गर्मी और जुनून उतर गया तो रह गया सिर्फ खालीपन। कई निंजा टूट चुके थे और हालात वाकई में अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन बीच में बैठे नारुतो का चेहरा बेहद शांत था। उसने कहा, अपनी सीमाओं को समझना भी एक तरह की ग्रोथ है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो जाने दो, ये भी सही फैसला है। उसने हर गांव को निर्देश दिया कि वे निंजाओं की इच्छा का सम्मान करें। जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन सब जानते थे इससे निंजा की संख्या घटेगी, मतलब मिशनों की संख्या भी कम होगी और गांव की इनकम पर भी सीधा असर पड़ेगा। कई काम ठप हो जाएंगे और पुराना सिस्टम अब टिक नहीं पाएगा। नारुतो, जो अब भविष्य के मुख्य कांगे की तरह सामने था, जानता था कि मौजूदा एक देश एक गांव वाली व्यवस्था अब पुरानी पड़ चुकी है। इस ढांचे में निंजा असल में सिर्फ औजार बनकर रह गए हैं। हर गांव को अपने देश के डायमियों की सेवा करनी पड़ती है और उनकी राजनीति के लिए निंजाओं की जिंदगी खप जाती है। अगर इस बंधन को नहीं तोड़ा गया, नारुतो बोला, तो निंजाओं का असली विकास कभी नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है सिस्टम रिफॉर्म का। वो खड़ा हुआ और बोल पड़ा, जब ऐसी बाहरी ताकतें मौजूद हैं जो पल भर में दुनिया मिटा सकती हैं, तो डायमियों की राय अब किसी काम की नहीं। उनका सिस्टम हमें सिर्फ पीछे खींच रहा है। ये सुनकर सब हिल गए। रायकागे तुरंत चिल्लाया, नारुतो, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें जोर से नहीं कही जाती। लेकिन नारुतो पीछे हटने वाला नहीं था। वो बोला, डायमियों को सच्चाई बताओ। उन्हें कहो कि अब वक्त है सारे रिसोर्स निंजाओं की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लगाए जाए, क्योंकि आने वाले कल की रक्षा सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। अगर हमने अभी लीड नहीं ली तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। निंजा वर्ल्ड का भविष्य डायमियो नहीं, हम सब मिलकर तय करेंगे, और जो भी जिम्मेदारी होगी मैं उजुमाकी नारुतो उठाऊंगा। लंबी चर्चा के बाद पांचों कागे ने सहमति जताई। सब अपने अपने गांव लौटे ताकि अपने अपने डायमियों से बातचीत कर सकें। परिणामों के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जानी थी। इधर एक रहस्यमयी जगह पर जिगेन और अमाडो बाहरी दुनिया में हो रही इन घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। अमाडो ने कहा, ओत्सुत्सुकी इशिकी दोबारा जीवित हो चुका है और वो अब उजुमाकी नारुतो नाम के निंजा के अधीन है। ऐसा लग रहा है कि वे लोग किसी बड़े बदलाव की तैयारी में हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्हें हमारे अस्तित्व का पता चल गया हो। जिगेन गहरी सोच में पड़ गया। अगर नारुतो सच में भविष्य से पुनर्जन्म लेकर आया है तो ये कहना कि उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता बात बनती नहीं। एक ओत्सुत्सुकी होने के नाते वो कारा के दिव्य औजार के बारे में जानता ही होगा। वो बुदबुदाया, अगर मान भी लिया जाए कि वो भविष्य से लौटा है तो क्या हो सकता है कि उसी भविष्य में उसे खत्म करने वाला मैं ही था। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि दिव्य औजार अब उसके पास नहीं है, उसके दिमाग में एक और भयानक ख्याल आया, क्या यह मुमकिन है कि भविष्य में मैं ही मारा गया हूँ? उसने एक पल सोचा और तुरंत फैसला लिया। उसने इनर सर्कल के सारे सदस्यों को बुलाया। हमारे पास बहुत बड़ी खबर है, सबको तुरंत आना होगा। बस इतना ही था आज का वीडियो। जिसको जल्दी वीडियो देखनी है वो जल्दी से मेंबरशिप ले लो। अपना प्यार बनाए रखो। हाई पॉइंट और सुपर चैट मिस मत करना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।